ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार के साथ मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। उनसे मनीष कुमार कुछ हरियाणा से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। मनीष जी, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल हरियाणा में अगर हरियाणा की बात करें तो धान और बाजरे की जो फसल है उसकी आवक शुरू हो गई है। और वहीं पर राजनीतिक की अगर बात करें तो ऐलानाबाद में उपचुनाव हो गया है, नामांकन हो चुका है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल हैं। दलाल साहब नमस्कार। धन्यवाद मनीष जी। दलाल साहब, सबसे पहले धान की बात करते हैं। लगातार सरकार और आपकी अगर बात करें तो आप लगातार किसानों की आय जो है वो दुगुनी होने की बात कर रहे हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसा आपके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन धान की आवक जो शुरू हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत जगह पे परेशानी हो रही है, चाहे वो नमी को लेके है, चाहे धान को उठाने को लेके है। किसान जो है मंडियों में परेशान है। बाजरा की बात करें तो आपके ही मंत्री मुख्यमंत्री से मिलके कहते हैं कि जो बाजरा के जो दाम जो है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा। कहाँ पे क्या क्या कमी है, किस हिसाब से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, धान की जो आवक तेज गति से चल रही है और उत्तरी हरियाणा की सभी मंडियों में जहाँ धान आता है सब में धान खूब तेज गति से आ रहा है और व्यवस्थाएं भी ठीक हैं और किसी तरह की हम दिक्कत जो है किसान को नहीं होने दे रहे। और इस बार जो है शुरू शुरू में हमें दिक्कत हुई थी कि मौसम ख़राब था, बारिश ने सारा गीला कर दिया था, फसल भी लेट हुई थी और नमी भी ज़्यादा थी। लेकिन अब सब सुचारू रूप से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस बार जो धान की मंडियों में आवक है पिछली बार से 20-25% ज़्यादा होगी। किसानों को ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, किसान खुशहाल होगा। बाजरा का जहाँ तक विषय है, इस बार हमने फैसला किया था भावांतर भरपाई से किसानों को सीधा पैसा खाते में देने का, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे प्रांतों से बाजरा राजस्थान का बॉर्डर लगता है, वहाँ से आ जाता है और हरियाणा के किसान की बजाय जो व्यापारी हैं जो बाजरा की दूसरे प्रदेशों से लाते थे उनको लाभ मिलता था। इसलिए हमने ये फैसला किया कि बाजरा की किसानों को प्रति एकड़ 4200 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक डायरेक्ट पैसा डालेंगे। और जिस दिन हमने फैसला किया था उस दिन बाजरे का बाज़ार का भाव 1650 रुपये था और MSP 2250, तो 600 रुपये का भावांतर भरपाई का हमारा फैसला किसान के हित में था। और अब जो हमें 25% हमें सरकार को लेना होता है उसके भी आदेश दे दिए गए हैं कि आप खरीद शुरू करें, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापारी जो स्मगलिंग करके बाजरा लेते हैं वो ज़रूर इस बात से उनको झटका लगे है। एक मंडियों में जो है वो देखा जा रहा है कि यूपी से जो है वो जीरी आ रहा है और कहीं न कहीं ऐसी भी शिकायतें आ रही है कि जो चावल है वो बिहार से लेके जो है गाड़ी पकड़ी भी गई है। इसको कैसे देख रहे हैं? हर बार ऐसी समस्याएं आती है, सरकार दावे करती है कि इसको हर प्रकार से हम इसको कंट्रोल करेंगे, बाहर के जो राज्य का जीरी है वो हरियाणा में नहीं आएगा। लेकिन जब जीरी की परचेज होती है तो फिर यही समस्याएं सामने नहीं, इसीलिए तो हमने जो पोर्टल चालू किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और प्रत्येक एक एक एकड़ ज़मीन की हमने मैपिंग करवाई है। प्रत्येक किसान को एक एक क्या उसने बिजाई कर रखी है उसका हमारे पास डाटा है। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से करके किसी किसान के मान लीजिए कि एक एकड़ में अच्छी फसल नहीं है, उसका 30 कुंटल की बजाय 20 कुंटल हुआ है, तो 10 कुंटल व्यापारी भाई या कोई और कोई बाहर से लाने वाला उसके साथ मिक्सअप करके बेच देता है। लेकिन धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर जो हमारा दायित्व है हरियाणा के किसान के प्रति है, उसको सब सुविधाएं देना, उसको डायरेक्ट पेमेंट देना, उसको किसी तरह की दिक्कत ना होने देना और उसकी फसल को अच्छे भाव पे खरीदना, जो करना चाहिए हमें वो हम कर रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा आप किसान को दे रहे हैं, लेकिन लगातार 10 महीने से जो है किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। अभी हाल ही में आपने लखीमपुर की घटनाएं देखी कि वहाँ क्या हुआ किसानों के साथ। आप इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, लखीमपुर में जो कुछ हुआ सभ्य समाज में कोई भी उस बात को समर्थन नहीं करता, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और लेकिन एक विचार का मुद्दा है
कि जिस गति से इस घटना के बाद कांग्रेस के नेता लखीमपुर की तरफ दौड़े हैं, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे कांग्रेसी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, उससे ऐसा लगता है कि ये इस घटना का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि 10 महीने से आंदोलन में हमारे शांतिपूर्वक ढंग से निकल गया था, लेकिन कांग्रेस को जिस घड़ी का इंतजार था, जो कांग्रेस चाहती है कि लाशों की राजनीति करे, वो उचित नहीं है। उसके बाद जो घटना घटी है कश्मीर में, हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई मार दिए गए, राजस्थान के अंदर एक SC कैटेगरी के भाई को लाठियों से मार गया, कांग्रेस के किसी नेता ने ट्वीट भी नहीं किया है। इससे इसका दोहरा चरित्र दिखाई देता है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जो किसान तोसी होने का ये स्वांग ढोंग करते हैं, वो लोगों को सामने सब आ चुका है। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी किसान आपके साथ हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुमत का किसान हमारे साथ है, और कुछ दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ जो जत्थेदार हैं, वो किसान बन के इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं, देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। इनका लड़ाई जो है किसान हित की नहीं है, कुर्सी की लड़ाई है, और जनता और आम किसान इस बात को भली भांति समझता है। लेकिन आप कहते हैं कि जो किसान आपके साथ है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम आता है, आपके मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, किसी भी विधायक या मंत्री का, सांसद का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे किसानों द्वारा प्रोग्राम को रोका जाता है। आपने कई बार देखा हुआ, घटनाएं घटी है। लेकिन वहीं पे कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने एक जो रैली रखी है करनाल में कल, वहाँ पर किसी भी प्रकार की किसानों ने विरोध नहीं किया। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो ये परिपाटी चली है कि बीजेपी, जेजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करना, उसको कहेंगे कि कोई कार्यक्रम ना करने देना, ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। कांग्रेस अपने झंडे के नीचे लोगों में जाती है तो उसको लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो जब किसान के झंडे के नीचे जाते हैं तब वो अपनी बात कहने में सक्षम होते हैं। अब मेरे से देखिए, पिछले 2 दिन पहले भिवानी में पिछले हफ्ते में मैंने 6 कार्यक्रम किए। एक कार्यक्रम हमारा कॉलेज की महिलाओं के कॉलेज की आदर्श महिला महाविद्यालय में पारितोषिक वितरण का था, बच्चियों के नाम देने का, जो प्रतिभाशाली बच्ची थी उनके लिए। और कांग्रेस के नेताओं को ये गवारा नहीं था। उन्होंने, मुझे पता है कि 150 कांग्रेस के कार्यकर्ता, भिवानी के सबको मैं जानता हूँ भाई, फेस भी जानता हूँ, पहचानता भी हूँ, और कॉलेज के गेट को घेर दिया, बच्चियों को कॉलेज में नहीं आने दिया, और वंचित रहेगी बहुत सारी बेटियाँ। 2.5-3 घंटे हालांकि कार्यक्रम चला, लेकिन सारा शहर उनकी इस घटना को देखकर उनकी निंदा करता है कि वो जो कांग्रेसी किसान बन के आए थे, उनको कोई हक नहीं है कि हमारी महिला कॉलेज में आकर के उत्पात पैदा करें। इलाहाबाद उपचुनाव है, आपने देखा कि आपके पार्टी के नेता जो अभी फिलहाल दूसरी पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनको टिकट दिया गया, मैं बात कर रहा हूँ गोविंद कांडा की। जब उनका नॉमिनेशन था, उनका कोई भी प्रोग्राम होता है तो किसान जो है ज़बरदस्त तरीके से विरोध करता है। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यानी अगर प्रचार प्रसार की बात करें तो क्या पुलिस की छाया में आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे? यही तो चिंता की बात है। अब अगर इस चीज़ को लोकतंत्र में स्वीकार करेंगे तो लोकतंत्र में मान लीजिए 1.5 लाख वोट में से एक कैंडिडेट को 50 मिलते हैं, दूसरे को 30,000 मिलते हैं, कि 10,000 वाला भी होता है उसमें। तो 10,000 वाला ये तो 50 वाले को घुसने ही नहीं देगा, हिंसा करेगा, इलेक्शन को स्मूथली होने नहीं देगा। तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन के प्रबंध की बात है, ये काम जो इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन जो ये प्रथा चलाए जा रहे हैं हमारे कांग्रेसी भाई, हमारे विपक्षी भाई, ये आने वाले वक्त में इनको भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इलाहाबाद उपचुनाव की किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या लगता है कि जो स्थिति अभी हरियाणा में बनी हुई है, इस हिसाब में आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को कितना पक्का मानते हैं?
नहीं, इलाहाबाद में तो हमारी पार्टी का उम्मीदवार पहले कभी जीता ही नहीं आज तक। वहाँ एक ही विधायक था, जो अपनी जो राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका हरियाणा में एक विधायक था, उसने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के नाम पर, किसानों बिलों के खिलाफ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उसने इस्तीफा क्यों दिया था। अगर वो उस वक़्त सही था तो आज चुनाव दोबारा क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आज किसान आंदोलन भी वही है, कानून भी वही हैं, और ना ही वो पहले विधायक था तब कोई फ़र्क पड़ता था, अकेला विधायक था। आज कोई चुना जाता है, वो चुना जाए एक विधायक, या कांग्रेस का एक बढ़ जाए, या हमारी बीजेपी का बढ़ जाए, सरकार तो स्थिर है, सरकार में बहुमत है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 साल पहले मेरी आपकी बात हुई थी, इसी जगह पे बात हुई थी, और आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हम बहुत जल्दी 2022 तक आपको दिखेगा कि हरियाणा के किसान की आमदनी जो है वो दोगुनी हो जाएगी। कहाँ तक पहुँचे इसमें? देखिए, हम इस गति में बहुत सारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे ये तीनों कृषि कानून लाने की बात हो, फसल बीमा करने की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हो, माइक्रो इरिगेशन करने की बात हो, फसल विविधीकरण की बात हो, मछली पालन की बात हो, पशुपालन की बात हो, मशरूम के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मनीष भाई, एक चीज़ भी देखना पड़ेगा कि ये जो पिछला साल था, जो 100 सालों में ये जीवन का एक अलग साल था। सारी दुनिया पे, मानवता पे कोविड-19 का संकट आया हुआ था, हाहाकार मची हुई थी, और आज तक भी ये संकट गया नहीं है। तो हमारी सरकार ने प्रायोरिटी जो दी है स्वास्थ्य विभाग को दी है कि वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन बनवाएं, जान माल की सुरक्षा करें। और सारी दुनिया मानती है कि भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना अच्छी व्यवस्थाएं इस दौरान हुई है, उसको सारी दुनिया मानती है, और हरियाणा के लोग भी मानते हैं। और मैं तो हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करता हूं कि इस कोरोना के संकट के काल में देश के किसानों का भी धन्यवाद करता हूं कि इस संकट की घड़ी में जो मेहनत करके उन्होंने उत्पादन किया है, वो एक रिकॉर्ड बनाया है। सारा देश आपको नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल थे, और इनका कहना है कि हरियाणा में जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों का एक एक दाना खरीदा जा रहा है और खरीदा जाएगा, और उचित मूल्य पे खरीदा जा रहा है। कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी होगी तो उसका भी समाधान जरूर किया जाएगा। वहीं पर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली बात है कि लखीमपुर की घटना को लेके जेपी दलाल का कहना है कि दरअसल कांग्रेस जो है वो लाशों पर पैर रख के चलने की राजनीति कर रही है, क्योंकि जहां लखीमपुर में किसानों के साथ जो हुआ वो वाकई में निंदनीय घटना है, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में हमारे सिख भाई और हिंदू भाई की जब हत्या होती है तो कांग्रेस वहां पे कुछ भी, एक बड़े नेता या छोटे नेता ट्वीट करके भी अपना संवेदना जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओवर टू यू